Hello friends, we are going to revise Sale of Goods Act. Sale of Goods Act 1930 100% फुल रिवीजन मेरे हैंड रिटन नोट्स या चार्ट्स कहें उससे मैं करवाने वाला हूं आपको। ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन के लिए मेनली, राइट। देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये जो एक्ट है ये बेटा जी डिवाइडेड है 7 चैप्टर्स में एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 66 सेक्शंस, लेकिन अगर इफेक्टिव सेक्शंस कहूं तो 64 तक है। देखिए फाउंडेशन में इसकी वेटेज दी गई है 20 से 25%, जिसका मतलब है 12 से 15 नंबर तक आप कह सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। देखिए चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी होता है और ये 3 सेक्शन है इसके अंदर। सेक्शन 1 हर एक्ट में सेम होता है, शॉर्ट टाइटल पूरे भारतवर्ष में लगेगा। मेन आपने ध्यान रखना है कमेंसमेंट की तारीख है 1 जुलाई 1930। देन सेक्शन 2 में आती हैं डेफिनेशंस, लेकिन हम डेफिनेशंस थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा ही होता था, तो अलग करने के बाद भी सेक्शन 3 ने कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, 15 डेफिनेशंस हैं। जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे उस तरह से मैं रिवाइज करवाते जाऊंगा। तो सबसे पहले सब सेक्शन 15 या क्लॉज 15 कह लीजिए, क्या कहती है? एक्सप्रेशंस यूज्ड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब सेल ऑफ गुड्स में अगर आपने कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं जो सेल ऑफ गुड्स में डिफाइन नहीं है, तो भैया कहां से उनका मीनिंग देखें? तो कहते हैं स्वाभाविक है उसका मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देख लीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी धाराएं इस पे लगेंगी। तो सबसे पहले देखिए हम पार्टीज की बात करेंगे, तो सब सेक्शन 1 में आता है बायर। बायर कौन है? अ पर्सन हु बाइज, या तो खरीद लिया है या एग्री कर रहा है खरीद लेगा क्या? गुड्स। तो क्लॉज 13 में है सेलर। सेलर मींस हु सेल्स या एग्रीज टू सेल व्हाट? द गुड्स। तो देखिए कहानी सेल ऑफ गुड्स में बेसिकली किसके ऊपर है? गुड्स के ऊपर है। तो इसलिए हम एक प्रश्न लेंगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है? गुड्स है। तो भैया गुड्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी सेक्शन है, एक ही जगह हम बात करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण डेफिनेशन आ रही है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, जहां 3 बातें हैं। गुड्स मीन्स सिर्फ मूवेबल, राइट, इमूवेबल नहीं आएगा, एंड इंक्लूड सिक्योरिटीज, जिसे आप स्टॉक शेयर जो भी कहें। सो उसके साथ जो भी खड़े हैं, स्टैंडिंग ग्रास, क्रॉप्स, ट्रीज और एनीथिंग एल्स अटैच टू लैंड। लेकिन एक कंडीशन है, अरे भैया उनको काटना जरूरी है। टू बी सीवेयर्ड, द वर्ड इज बिफोर सेल। उन्हें जमीन से अलग करेंगे तभी वो क्या बनेगा? मूवेबल। देन ध्यान दीजिएगा, बैंक में हम एफडीआर करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट रिसीट, राइट। ये भी गुड्स है और ये गुड्स है थैंक्स टू सेक्शन 176 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन डज नॉट इंक्लूड, हम इन्हें गुड्स नहीं मानेंगे। स्वाभाविक है, पहला तो क्या आ गया? इमूवेबल आ गया। मनी, क्योंकि मनी कोई खरीदी बेची नहीं जाती, लेकिन एक्सेप्शन है, रेयर कॉइन्स या कह लीजिए फॉरेन करेंसी खरीदी बेची जाती है। तीसरा एक्शनेबल क्लेम्स, जिसका मतलब है आपके पास राइट है किसी से कोई मनी या प्रॉपर्टी क्लेम करने का, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी कह लीजिए। देन देखिए गुड्स में हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेसिकली अंडर सेक्शन 6 के अंदर। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स आता है सेक्शन 6 में, नाम से पता चल रहा है जो अभी हैं, विच आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय सेलर, कब? एट द टाइम ऑफ सेल। फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन अलग से है सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में, विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड या अक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल का एग्रीमेंट पहले कर लिया है, लेकिन उसके बाद वो गुड्स का जुगाड़ करेगा। कॉन्टिजेंट गुड्स अगेन सेक्शन 6 में है। ये भी एक क्लास होगी, किसकी होगी? फ्यूचर गुड्स की, क्योंकि क्या है? हुज एक्विजिशन विद सेलर डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट्स। नाउ एग्जिस्टिंग गुड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा जी 3 कैटेगरी के अंदर, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक गुड्स की। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या है? उसकी डेफिनेशन है सबसेक्शन 14 में, आर द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कि भैया आपने जिस समय कॉन्ट्रैक्ट करे उसी समय कोई चीज क्या कर ली? सिलेक्ट कर ली। जबकि असर्टेन्ड गुड्स क्या है? असर्टेन्ड गुड्स का मतलब क्या है? सेम सब कुछ कॉपी पेस्ट यही चीज है जो हमने पढ़ा स्पेसिफिक गुड्स में। फर्क क्या है? फर्क यहां है कि भैया यहां था, ये आपने एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया कॉन्ट्रैक्ट बनते समय। ये क्या है? आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप सिलेक्ट कर रहे हो। अनअसर्टेन्ड कहो या जेनरिक हो, सेम आंसर है, बस फर्क इतना है कि अभी तक
आपने विच आर येट टू बी, अभी तक ना आपने आइडेंटिफाई या एग्री अपॉन किए ही नहीं है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्योंकि हमने कहा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स की बात करिए, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 5 किस तरह से बनेगा। देखिए अगर मैं बेयर एक्ट की बात करूं, जो सिंपली देश का कानून है, पहले उसके हिसाब से अगर आपको बता देता हूं, फिर सिंप्लीफाई करके बताता हूं। देखिए सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर, वही कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें हैं कि ऑफर टू बाय और सेल द गुड्स है, फॉर ए प्राइस है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली ही सारी चीजें लग रही हैं। एंड देयर बाय इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, सामान की डिलीवरी करनी है, डिलीवरी इमीडिएट हो सकती है, पेमेंट भी इमीडिएट हो सकती है, या दोनों चीजें इमीडिएट हो सकती हैं, या दोनों ही चीजें किस में हो सकती हैं? इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती हैं, या दोनों ही चीजें कब होंगी? भविष्य में होंगी। तो मतलब 3 चीजें निकल के आती हैं डिलीवरी एंड पेमेंट के ऊपर, इमीडिएट, इंस्टॉलमेंट में या फ्यूचर में। सब सेक्शन 2 कहता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 9 में पढ़ते हैं, मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सेम वही है। इन राइटिंग, बाय वर्ड ऑफ माउथ, पार्टली इन राइटिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ, एंड मे बी एम्प्लॉयड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो वही एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाली बात होगी। इसको मैं थोड़ा बेहतर वे में अगर सिंप्लीफाई करके दूं, विल बी गुड फॉर यू। तो देखिए थोड़ी चीज और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यहां पहला जो चैप्टर मैंने प्रीलिमिनरी बताया था, उसके बाद सेक्शन 6 और 5 डिस्कस कर लिया था। दरअसल चैप्टर नंबर 2 आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 4 से 17 तक। तो देखिए सिंपली पहली बात तो आप ये कह लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को अगर हम सिंपली समझें तो क्या है? सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल लगेंगे, क्योंकि हम सेक्शन 3 में यही पढ़ाए थे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स पे लगता है। देन सेक्शन 4, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। मतलब इसके अंदर 2 बातें, या तो सेल है या एग्रीमेंट है। तो सेल का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल या कंप्लीटेड सेल हो गया कि भैया काम खत्म। और एग्रीमेंट क्या है? जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, शॉर्ट में है टीओपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, तो इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, मींस अ कंडीशनल सेल, क्योंकि भविष्य में ट्रांजैक्शन होनी है। सेक्शन 4 दोबारा से भी मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक बार मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, एक सेक्शन 5 के मुताबिक बना दिया, एक मैंने सिंपल वे में सारी चीजों के ऊपर यहां बात कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट आता है, जैसे हमने पहली बात कर ली, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? गुड्स होगा, जो हम सेक्शन 6 में दिखाते हैं। देन कंसीडरेशन टू बी प्राइस। देखिए प्राइस की डेफिनेशन आती है सबसेक्शन 10 के अंदर, मींस मनी कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। मतलब बार्टर नहीं हो सकता है, और ध्यान रखिएगा, लेकिन कंसीडरेशन में भी पार्टली इन मनी एंड काइंड्स, क्योंकि मनी होना जरूरी है। अब प्राइस फिक्स कैसे करेंगे? इसके ऊपर हमारे पास 2 सेक्शन आते हैं, 9 एंड 10। सेक्शन 9 में देखिए 4 बातें निकल के आती हैं, या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से एक्सप्रेसली बता दिया है, या आपने उसका तरीका, मैनर ऑफ फिक्सिंग बता दिया, जैसे 10 रुपए किलो, या आपने कहा हम डिटरमिन कर लेंगे बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, उस समय डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाले तीनों मेथड फेल हो जाते हैं तो ध्यान रखिए बायर को स्टिल देना पड़ेगा एक रीजनेबल प्राइस। और सेक्शन 10 कहता है कि हो सकता है एग्रीमेंट में लिखा हो द प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन करेगा। लेकिन अगर कोई वैल्यूएशन नहीं की जाती है और स्टिल बायर को गुड्स दी जाती है, तो स्टिल बायर पैसे देगा, क्या देगा? रीजनेबल प्राइस। और अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं करती, इफ फेल्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी अवॉइडेड, या इफ प्रिवेंटेड फ्रॉम वैल्यूएशन, मतलब उसको वैल्यूएशन नहीं की करने दिया जा रहा है, या तो सेलर के द्वारा या बायर के द्वारा, तो जो डिफॉल्टर है उस व्यक्ति को डैमेजेस देने पड़ेंगे। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या ट्रांसफर होती है? जनरल प्रॉपर्टी। तो यहां समझना जरूरी है, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अंडर सबसेक्शन 11 कहता है प्रॉपर्टी का मतलब है जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। तो फर्क क्या है? देखिए जैसे ये स्टाइलस या पेन के ये मेरा है, तो ये है मेरी जनरल प्रॉपर्टी, लेकिन यही मैं अगर आपके पास गिरवी रख दूं तो ये मेरी जनरल प्रॉपर्टी, मेरी तो जनरल है, लेकिन ये आपकी क्या बन जाएगी? अब ये बन जाएगी आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होना चाहिए? जनरल प्रॉपर्टी। ये हम यहां सीखते हैं। देन स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं प्रोविजन, टर्म्स वगैरह कह लीजिए, राइट, क्लॉजेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 12 ये कहता है, सबसेक्शन 1 कहता है ये स्टिपुलेशन कंडीशन हो सकती है, सबसेक्शन 2 कहता है या ये वारंटी हो सकती है, सबसेक्शन 3 कहता है। अब कंडीशन क्या है? ये वो स्टिपुलेशन है विच इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब विच गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट।
अगर इसकी नॉन फुलफिलमेंट होगा या कह लीजिए ब्रीच होगा, इट अपसेट्स द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और परिणाम क्या होंगे, एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है। जबकि वारंटी क्या है, ये स्टिपुलेशन जो है ये सेकेंडरी है, कोलेटरल है, मींस इतनी वाइटल नहीं है। नॉन फुलफिलमेंट से क्या होगा, एग्रीव्ड पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं कर सकता, हाँ वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और यही चीज देखिए बताई गई है कहां, सेक्शन नंबर 59 के अंदर। देयर आफ्टर देखिए सब सेक्शन 12(4) रेड विद सेक्शन 13 है, कहता है स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी कंडीशन और वारंटी, और ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। अ स्टिपुलेशन में बी कंडीशन दो में बी कॉल्ड एज वारंटी। तो कहता है वर्ड क्या इस्तेमाल किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें वो हालात देखने हैं, उससे उसका मीनिंग क्या निकल के आता है। देन जब भी आप कोई इंसर्ट करेंगे स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसे हम कहेंगे कंडीशन या वारंटी, तो वो चाहे एक्सप्रेसली आप कीजिए चाहे इंप्लाइडली कीजिए, जिस तरह से मर्जी स्टिपुलेशन आप कॉन्ट्रैक्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 11 कहता है स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट, तो समय पे पेमेंट करना ये नॉट डीम्ड टू बी अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये इतना जरूरी नहीं है जब तक कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली साफ तौर पे ऐसा ना कहा जाए। सेक्शन 13 कहता है कब हम कंडीशन को क्या मान लेंगे, वारंटी। जैसे मैंने कहा था शब्दों की बात नहीं है, 12(4) में बताया कि क्या लिखा है आपने वर्ड, मैटर करता है सर्कमस्टांसेस कि उसका मीनिंग क्या निकल के आता है। तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं 4 पॉइंट, जहां हम कंडीशन को क्या मान लेंगे, वारंटी मान लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, बच्चे यहां गलती करते हैं, प्लीज ये स्टार है पक्का याद रखिएगा, नॉर्मली इग्नोर करते हैं बच्चे। तो पहला पॉइंट है अगर बायर ने वेव कर दी कंडीशन, मतलब उसके लिए वो चीज जरूरी थी लेकिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं। दूसरा है इफ ट्रीट्स इट एज ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब आपने कंडीशन को मान लिया, वारंटी ही मान लिया, राइट, मतलब आपने क्या नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, बस आप डैमेजेस से खुश हैं। इफ कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल मीन्स हम उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बायर ने स्टिल क्या किया, जो भी सामान में गड़बड़ थी, ही हैज एक्सेप्टेड द होल और पार्ट ऑफ द गुड्स। और आखिरी है जो फुलफिलमेंट करनी थी आपने, जो भी कंडीशन थी या वारंटी थी, इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, मतलब लॉ नहीं कह दिया, मतलब कहने का मतलब है जिसे आप सारे जानते हो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 56 में पढ़ते हैं। तो ऐसी कोई चीज एक्सक्यूज लॉ कर दे तो हम उसे वारंटी मान सकते हैं, चाहे वो क्या थी, कंडीशन थी। इसके बाद आती है इंप्लॉयड कंडीशन। जैसे मैंने कहा कंडीशन ऑफ वारंटी हो, आप एक्सप्रेस बना सकते हैं, इंप्लॉयड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंप्लॉयड का मतलब है मान के चलेंगे ये पक्का ये चीजें होनी चाहिए। सेक्शन 14 ये कहता है इंप्लॉयड कंडीशन एज टू टाइटल, जिसका मतलब है ओनरशिप। आप सेलर हैं तो स्वाभाविक है चीज आपकी होनी चाहिए, तो इसलिए इन केस ऑफ सेल सेलर टू हैव राइट टू सेल, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल सेलर विल हैव राइट टू सेल व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास, मतलब जब आपने ओनरशिप अगले को देनी तब आपके पास वो हक पक्का हो जाना चाहिए। सेक्शन 15 कहता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, तो जो चीज आपने डिस्क्राइब की थी तो गुड्स उसके साथ क्या करें, कॉरस्पॉन्ड या मैच करने चाहिए। और 15 कहता है सेम इसी में सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, तो स्वाभाविक है जो सैंपल दिखाया था डिस्क्रिप्शन है, दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। 16(1) कहता है इंप्लॉयड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देखिए अगले को चीज फिट होगी या नहीं होगी इससे हम इंप्लॉयड नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसलिए हम कहते हैं बायर मस्ट एग्जामिन द गुड्स थॉरली। लेकिन यहां कुछ आपने पॉइंट्स को क्या करना है, कंसीडर करना है, जिससे हम फिटनेस एज टू क्वालिटी वगैरह की बात कर पाएंगे। देखिए अगर एज ए बायर आपने बता दिया सेलर को सामान किस कार्य के लिए चाहिए और आपने रिलाय किया है सेलर की स्किल एंड जजमेंट पे, तो स्वाभाविक है वो उस तरह से सूट करना ही चाहिए। दूसरी बात आती है इसके अंदर कि भैया अगर बायर किसी एबनॉर्मेलिटी से सफर कर रहा है तो आपने सेलर को बता दिया भाई ये चीज मेरे को ऐसे सूट नहीं करती है, मेरे को ये स्किन इश्यू है, तो उस तरह से सेलर को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर बायर कोई सामान खरीद रहा है पेटेंट या ब्रांड नेम के अंदर, ट्रेड नेम के अंदर, तो कोई इंप्लॉयड कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपने एक ब्रांड नेम मांगा कि भाई नाइकी के जूते। और अगर गुड्स कई पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और बायर ने बता दिया सेलर को उसे किस काम के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आपको एक व्हीकल चाहिए और आपने उसे कच्चे में चलाना है, राइट, टूटे फूटे रास्तों पे चलाना है, तो ऑब्वियसली आप बता दीजिए। तो अगर आपने सेलर को बताया तो यहां पे सेलर लायबल हो जाएगा। 16(2) कहते हैं इंप्लॉयड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, जिसका मतलब है कि भैया गुड्स जो होने चाहिए इस तरीके के होने चाहिए जो फर्दर सेलेबल हो। 16(3) में इंप्लॉयड कंडीशन एज टू कस्टम, जिसका मतलब फिर ये कह सकते हैं एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज मे बी एनेक्स्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड या प्रैक्टिस कह लीजिए, मतलब परंपरा। जैसे
कि भैया बच्चों के लिए आप पेरम्बुलेटर लेते हैं जिसमें बग्गी में घुमाते हैं, या बच्चों के लिए दूध की बोतल, तो स्वाभाविक है कि भैया अंडरस्टूड है वो एक छोटे से बच्चे के देख शरीर के मुताबिक वो चीजें सूटेबल होनी चाहिए। 17 ए एंड बी में आता है सेल बाय सैंपल। तो जैसे हमने पहले भी कहा, द बल्क ऑफ द क्वांटिटी मस्ट कॉरेस्पॉन्ड, वो मैच करना चाहिए और बायर को आप एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे एग्जामिन करने की भी। 17 सी में इंप्लॉयड कंडीशन एज टू होलसमनेस, जिसका मतलब है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। खाने की चीजें मक्खी साथ में गिरी हुई है भैया नहीं चलेगा, राइट, चाहे अगला नॉन वेज हो। इंप्लॉयड वारंटीज में आता है 14 बी के अंदर इंप्लॉयड वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन, मतलब आपने कोई चीज खरीदी है तो एज ए बायर कि अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप उसे बिना इंटरप्शन के एंजॉय कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो तभी होता है अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव हो, वरना ऐसी सिचुएशन में जैसे हमने वारंटी में कहा था ब्रीच होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं करते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। 14 सी में है फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, जिसका मतलब है जो चीज बायर ने खरीदी है अब उसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का राइट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, आपको क्या ट्रांसफर होनी चाहिए, जनरल प्रॉपर्टी। 16(3) में इंप्लॉयड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, सेम वही पॉइंट जो हमने कंडीशन में पढ़ा। एंड इंप्लॉयड वारंटी है टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो भैया जैसे कोई डिसइंफेक्टेंट पाउडर है, डीडीटी वगैरह, कोई दवाई ऐसी की खुलने से आंखों में गिरेगी, आंखें खराब हो सकती हैं, तो ये आपको डेंजरस नेचर है बताना है। इसके साथ आप रेड विद कर सकते हैं सेक्शन 62 कि एक्सक्लूजन ऑफ एम्प्लॉयड, मतलब एम्प्लॉयड कंडीशन वारंटी हमने पढ़ ली यहां पे, लेकिन आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भैया नहीं हम इसे नहीं लेके चलेंगे एम्प्लॉयड में। तो देयर आफ्टर देखिए कुछ डिफरेंस बनते हैं। एक बन जाता है डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। जैसे एक सिंपल मेरी कोड की से आप याद रख सकते हैं। देखिए मेस वाली कोड की मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारे कहता हूं मीनिंग एग्जाम्पल सेक्शन, मेस तो 3 पॉइंट पक्का लिख दीजिए, वो बता भी दिया। आगे है भैया बीपी ब्लड प्रेशर सही नहीं है, तो बी से हमने पहले पढ़ लिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां कर सकते हैं आप, कंडीशन में कर सकते हैं, वारंटी में सिर्फ डैमेजेस। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए कंडीशन नहीं फुलफिल करोगे तो पॉसिबल नहीं है, जबकि वारंटी में हो जाएगा। स्कोप स्वाभाविक है, कंडीशन एक वाइडर टर्म है। नेचर ऑफ स्टिपुलेशन क्योंकि हमने कहा था ये प्राइमरी है, गोज टू द रूट है, जबकि वो क्या थी सेकेंडरी या कोलेटरल। देन डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। देखिए बेलमेंट के ऊपर हम सेक्शन 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ते हैं। जब आप किसी को चीजें डिलीवर कर देते हैं और जो आदमी डिलीवर करता है उसे बेलर कहते हैं, जिसको डिलीवर की जाती है बेली कहते हैं, और ये किसी कार्य के लिए होती है, मतलब इसमें कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं हम कि भैया कंसिडरेशन यहां जरूरी नहीं है। जैसे आपने अपने दोस्त को कि एक कॉपी दे दी, अपना बाइक दे दिया कुछ समय के लिए बिना कंसिडरेशन के है, लेकिन मोबाइल ठीक करने के लिए दिया है तो वहां पे कंसिडरेशन भी है। और बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, पर्पस अचीव करने के बाद द गुड्स टू बी रिटर्न बैक टू यू। तो सेल एंड बेलमेंट में फर्क क्या आ गया कि भैया मेन वही 3 पॉइंट हो गए मेस, और उसके बाद है हमारा कि भैया पार्टीज को यहां बायर एंड सेलर कहते हैं, यहां जैसे मैंने बता दिया बेलर एंड बेली। प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑब्वियसली सेल में होगी, लेकिन बेलमेंट में ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है, वहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि चीजें क्या की जाती हैं, आपको अपनी कॉपी बाइक जो दिया था या मोबाइल ठीक करने के लिए दिया वापस मिलना चाहिए। कंसिडरेशन देखिए सेल में स्वाभाविक है, हम बात कर रहे हैं, जबकि बेलमेंट में मे और मे नॉट। इट मे बी ग्रेचुअस, जिसका मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, या नॉन ग्रेचुअस जहां पे भैया कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। रिटर्न ऑफ गुड्स सेल में तो नहीं होगा, लेकिन पेमेंट में तो होगा। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, जैसे सर्विसेज कह लीजिए, राइट, जैसे मैं सर्विसेज देता हूं तो वर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर में क्या होगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ऑब्वियसली उसमें इन्वॉल्विंग स्किल हो सकता है, टीचर हो सकता है, टेलर हो सकता है, ज्वेलर हो सकता है, राइट। देन 3 पॉइंट तो वही हमारे मेन रहेंगे। और देखिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का कोई यहां पे सेक्शन नहीं है, इसलिए कोड भी नहीं किया गया है। स्किल तो देखिए सेल में ऐसा कोई स्किल नहीं होता, जबकि इसमें पक्का स्किल इन्वॉल्व है। पी से पार्टीज का नाम स्वाभाविक है, यहां पे क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क में सर्विस प्रोवाइडर या रिसीवर कह लीजिए। नेचर ऑब्वियसली इसे आप कहेंगे सेल जो है वो थोड़ा बिजनेस के नेचर में है, क्योंकि गुड्स इन्वॉल्व है, जबकि वर्क एंड लेबर में क्या हो गया प्रोफेशनल नेचर है, जैसे सीए की सर्विसेज, डॉक्टर की, टीचर की। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस बनते हैं, जैसे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, लेकिन उसे हम एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स अभी तक हुए नहीं है तो वो समझ में नहीं आएंगे। तो अगला कंसेप्ट आता है केवेट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, सवारी अपने सामान की, आप जिम्मेदार है। कहने का मतलब है सेलर कोई ऑब्लिगेशन में नहीं है कि वो अपने गुड्स से रिलेटेड कुछ अनफेवरेबल चीजें बताए, बायर को ही उसे एग्जामिन करना है, क्योंकि कोई डिफेक्ट होता है तो बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ध्यान दीजिए बैड सिलेक्शन के लिए आप लायबल हैं, लेकिन कौन से डिफेक्ट्स के लिए, पेटेंट डिफेक्ट्स जो साफ दिखते हैं।
राइट। वुड वर्सेस होप्स का देखिए, ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी केस करके आते हैं। जैसे उसने सुअर बेचे थे, उनको स्वाइन फीवर था, तो भैया आप बायर हैं, आप देखिए सेलर क्यों बताएगा। तो जैसे मैंने कहा, पेटेंट डिफेक्ट जो है सीधे सीधे दिख सकते हैं, इसके लिए सेलर लायबल नहीं है। लेकिन अगर लेटेंट डिफेक्ट है जो आप सीधा सीधा अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यहां पे सेलर को लायबल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शन टू द रूल है, जिसका मतलब है सेलर लायबल होगा या सेलर को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यहां पे 7 पॉइंट आते हैं। पहले 2 सेक्शन 15 से, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल में हमने कहा था तो गुड्स मैच होनी चाहिए। और सेक्शन 16(1) में जैसे हम पढ़ के आए थे, फिटनेस फॉर बायर पर्पस, वो मैंने कई आपको पॉइंट्स नोट डाउन करवाए थे कि भैया अगर बायर ने साफ बताया किस पर्पस के लिए उसे गुड्स चाहिए। यहां पे 2 केस स्टडी हम लेके चलेंगे। एक केस है प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का, जहां पे आपने क्या किया, एक पानी की बोतल, गर्म पानी वाली बोतल बेची और स्वाभाविक इंसान को इसे इस्तेमाल करनी है, वो बर्स्ट हो गई, तो कहने का मतलब आदमी जल जाएगा। तो भैया यहां पे तो सेलर लायबल होगा, वो ये नहीं कह सकता तुम देख लेते पहले, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा आपका केस है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद। तो जहां पे लकड़ खरीदी गई थी रेलवे ट्रैक्स के लिए, तो वो उसके लिए अनफिट था, तो भैया रेल तो उसके ऊपर ढंग से चलनी चाहिए, इसलिए यहां सेलर को कोई बेनिफिट नहीं है। 16(2) हम पढ़ाए थे, मर्चेंटेबल फर्दर सेलेबल हो। 16(3) ट्रेड यूसेज जो से रिलेटेड परंपरा है। 17 में सेल बाय सैंपल, सेम वैसा होना चाहिए। सेलर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, एक्टिव कंसीलमेंट, अगर सेलर ने कुछ छुपाया है तो छुपा है तो भैया ये फ्रॉड हुआ, तो यहां तो सेलर स्वाभाविक लायबल होगा और ये पॉइंट बिना सेक्शन के आता है। इसके बाद चैप्टर 3 हमारा आता है भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, काफी टेक्निकल है। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हम पहले 2(11) में पढ़ाए थे, जिसका मतलब था जनरल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एक बार यहां सेक्शन 4 को हम दोबारा ढंग से देखेंगे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। देखिए हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो सेक्शन 5 में पढ़ा, इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर व्हाट प्रॉपर्टी, किसमें, गुड्स में, टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट या कंप्लीटेड जिसे हम सेल कहते हैं, और कंडीशनल जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, इफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर इट इज सेल, और बट इफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एंड बिकम सेल कब होगा, जब टाइम खत्म हो जाएगा और या जब कंडीशंस आप फुलफिल कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले रेलिवेंस आपको समझना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के चैप्टर का रेलिवेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, सेक्शन 19 कहता है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, चाहे गुड्स स्पेसिफिक है या असर्टेन है, व्हेन पार्टीज इंटेंट, जब आप चाहते हैं तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। और ये डिपेंड करता है 3 चीजों के ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज का कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। देखिए हर चीज के ऊपर एग्जांपल है, वो तो देखिए नॉर्मल क्लास में मैंने कराया। तो ये एक थोड़ी फास्ट रिवीजन है कि पेपर से पहले ही आपको, आप जितनी मर्जी बार इसे देखिए, अगर आपने थोड़ा ढंग से पढ़ रखा है तो भैया रिवीजन आपको फटाफट हो जाती है। देन दूसरा आता है पासिंग ऑफ रिस्क। देखिए सेक्शन 26 हम यहां पढ़ेंगे, रिस्क हमेशा ओनर का होता है, तो रिस्क पासिस प्राइमा फेसी विद प्रॉपर्टी। तो इसलिए रिस्क सेलर का कब रहता है, टिल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो रिस्क किसका हो गया, बायर का हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है अगर डिलीवरी डिलेड है, चाहे फॉल्ट सेलर का हो सकता है, बायर का हो सकता है, तो स्वाभाविक लॉस किसका होना चाहिए, जो डिफॉल्टर है, क्योंकि उसका ये क्या है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन है। और वैसे भी देखिए फॉल्ट की भी यहां डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 के अंदर। और फॉल्ट का मतलब ही क्या है, फॉल्ट का मतलब यहां देखिए आपके सामने मैंने बोल ही दिया था, मींस रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। आपने कुछ गलत किया है, मतलब कुछ जो करना था वो गलत किया, कुछ नहीं करना था आपने कर दिया, राइट। तो दूसरी बात है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कौन करेगा, ऑनर करेगा, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे नॉन ऑनर भी वैलिड सेल कर सकता है 27 से 30 में। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन मेड, जब ट्रांसफर हो जाएगी उसके परिणाम क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे। तो स्वाभाविक है यहां हम थोड़ा अनपेड सेलर के ऊपर चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चैप्टर नंबर 6 में थोड़ा कॉन्सिक्वेंस वहां पे भी जाके देखेंगे। मींस इस चैप्टर का आगे भी कनेक्शन आता जाएगा। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम पढ़ें तो उससे संबंधित कुछ रूल्स हैं, और ये रूल्स आते हैं अंडर सेक्शन 20 से लेके 24 तक फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब तक आपने कुछ कॉन्ट्रेरी ना लिखा हो, मींस डिफरेंट ना लिखा हो। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स के ऊपर देखिए हमारे यहां पे 3 सिचुएशंस देखिए जैसे क्रिएट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर
कि स्पेसिफिक गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी। तो यहां पे दो बातें हैं। पहली बात है क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। क्वेश्चन कम्स व्हाट इज डिलीवरेबल स्टेट, जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 3 के अंदर कि ये स्टेट ऑफ गुड्स है, गुड्स की स्थिति है वेयर बायर बाउंड टू टेक डिलीवरी, मतलब अब आपको सामान लेना पड़ेगा, जैसे आपने समोसे बनवा लिए, अगले ने पैक कर दिया, लेना पड़ेगा। तो यहां पे आता है सेक्शन नंबर 20 डिलीवरेबल स्टेट पे। 20 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगी, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब है ऑन स्पॉट, इमीडिएटली, इमटेरियल ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट और डिलीवरी, इवन इफ पोस्टपोन, मतलब पेमेंट या डिलीवरी पोस्टपोन भी कर दी जाए। तो भैया 20 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगी, तुरंत होगी। और सेक्शन नंबर 22 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इफ समथिंग टू बी डन टू अ सर्टेन प्राइस। क्योंकि देखिए 20 किस पे आ गया, डिलीवरेबल स्टेट पे आ गया कि सामान तैयार है तो पैसे पूसे वो बाद में है, प्रॉपर्टी आपकी होगी। और दूसरा इसका हिस्सा क्या है, इफ समथिंग टू बी डन टू अ सर्टेन प्राइस। तो कहने का मतलब है जब तक कोई चीज तोल के देनी होती है तो जब तक तोलोगे नहीं तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब तक आप वो चीज ना कर लें एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, मतलब बायर को आप ना बता दें, उसके सामने तोल के ना दे दें। इसके बाद अगर गुड्स नॉन डिलीवरेबल स्टेट में, जहां आता है सेक्शन 21 कि नॉन डिलीवरेबल स्टेट है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आप उसे डिलीवरेबल स्टेट में ना ले आए। इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की, तो अगर असर्टेन्ड गुड्स हैं, राइट, तो आंसर सेम वही होगा, क्योंकि देखिए जो आपकी एग्जिस्टिंग गुड्स हैं वो या तो क्या थी आपकी स्पेसिफिक, हमने बात कर ली, दूसरा आ गया असर्टेन्ड। तो स्पेसिफिक में क्या था कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने उससे आइडेंटिफाई सेलेक्ट कर लिया था, राइट, और असर्टेन्ड उसके बाद कर लिया था, तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर अनअसर्टेन्ड गुड्स हैं तो देखिए यहां पे डील करता है आपका अनअसर्टेन्ड के ऊपर सेक्शन नंबर 18 एंड 23। और सेक्शन 18 क्या कहता है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब तक गुड्स आप असर्टेन नहीं कर लेंगे। और 23 में कुछ कंडीशंस या कह लीजिए असेंशियल्स लिख के दिए गए हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है आप असर्टेन कर लीजिए, जिसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना या उन्हें सेपरेट करना। या दूसरा नंबर 2 अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, जो कि कौन करेगा, सेलर और बायर करेगा। अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, अगेन आप सिलेक्ट कीजिए जो भी सैंपल या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से था। कंसेंट ऑफ सेलर ऑब्वियसली आपको लेनी होगी, एक्सप्रेस और इंप्लॉयड गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, या सेलर डिलीवर्स टू द कैरियर वगैरह, उसने रेडी वाले को सामान दे दिया है विदाउट राइट ऑफ डिस्पोजल फॉर ट्रांसमिशन टू बायर, मतलब उसने अपने पास राइट नहीं रखा डिस्पोज करने का, तो स्वाभाविक है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। और फ्यूचर या कॉन्टिजेंट गुड्स में डील करता है सेक्शन नंबर 23। तो कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, अरे भैया फ्यूचर गुड्स हैं जब आप उसे मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या अक्वायर कर लेंगे, खरीद के बेचना है या बना के बेचना है, उगा के बेचना है, उसके ऊपर कहानी है। देन द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 24 कम्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस, जिसे हम कहते हैं। तो भैया यहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, अगर बायर अपनी क्या दे दे, कंसेंट या अप्रूवल कह लीजिए, या बायर कुछ इनकंसिस्टेंट एक्ट करता है, जिसे हम इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, जैसे उसने अनपैक कर लिया सामान या थोड़ा सा कंज्यूम या खराब कर दिया, या अगर टाइम बताया गया है वो टाइम खत्म हो गया है, टाइम नहीं भी बताया गया है तो एक रीजनेबल टाइम खत्म हो गया है। देन सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट कि कब सेलर रिजर्व करता है राइट टू डिस्पोजल, जिसका मतलब है अभी उसका हक रहेगा, वो सामान को दोबारा भी बेच सकता है, आपसे ले सकता है। तो नेचुरल है अंटिल सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो कहता है कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा, चाहे गुड्स क्या हो गई हैं, डिलीवर हो गई हैं बायर को या कैरियर को फॉर ट्रांसमिशन टू बायर। तो ये कब होता है, वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड। देखिए शिपिंग से सामान जाता है तो एक डॉक्यूमेंट आता है, उसे हम कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। रेलवे से जाता है तो रेलवे रिसीट। तो कहता है गुड्स आर डिलीवर्ड एट ऑर्डर ऑफ सेलर एंड सेलर प्राइमा फेसी डीम्ड टू हैव राइट ऑफ डिस्पोजल। तो शिप या रेलवे से है तो हम मान के चलेंगे उसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल है। या फिर सेलर ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर फॉर प्राइस, और उसने बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट के साथ वो भेज दिया है, लेकिन बायर ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, या बिल के ऊपर जो पेमेंट करनी थी उसने नहीं की, तो तब तक बायर को देखिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। देन आता है सेल बाय नॉन ओनर। देखिए बेसिकली तो सेल ओनर ही कर सकता है, लेकिन यस देयर आर सर्टन कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है, जो हम सेक्शन 27 में देखते हैं। लेकिन इसके लिए एक लीगल मैक्सिम है, नेमो डेट कोड नॉट हैबिट, विच मीन्स नो वन कैन गिव
दैट विच वन हैज नॉट गॉट, जो चीज आपकी नहीं है आप बेच नहीं सकते। लेकिन सेक्शन 27 क्या कहता है, सेल बाय नॉन ओनर और सेल विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर। तो बायर को कभी भी एक गुड टाइटल ओनरशिप नहीं मिलेगी अनलेस ओनर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस द सेल, जब तक सेलर उसको एग्री ना करे, क्योंकि उसके बिना चाहे आप उसका सामान नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन मेन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए मेन तो यही चीज है एक्सेप्शंस, जिसका मतलब क्या हो गया कि एक वैलिड सेल हो सकती है बाय नॉन ओनर। अब जितने हम कंडीशंस यहां पढ़ेंगे, यहां पे आपको हर सेक्शन में 27 से लेकर 30 में याद रखना है, कॉमन 2 फैक्टर हैं, 2 कंडीशंस हमें फुलफिल करनी है, एक बायर फुलफिल करेगा। बायर क्या है, बायर सामान खरीद रहा है लेकिन जिससे खरीद रहा है वो तो ऑनर नहीं है, तो बायर को उसके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। मींस बायर बाइंग इन या एक्टिंग इन गुड फेथ बोनाफाइड, जिसे हम कहते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ सेलर। और दूसरी बात, सेलर के पास क्या है, या तो पोजेशन हो, जिसका किसका पोजेशन, या तो गुड्स का या डेटोक का। डेटोक का मतलब पूरी लाइन कहेंगे हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जिसका मतलब है गुड्स के कागज, ओनरशिप के कागज। और इसकी डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 4 में कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग शिप के केस में, डॉक वारंट जब समुद्र के पास में जो सामान आप लाके डॉक में रखते हो, गोदाम के केस में वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट जो समुद्र के पास जो इलाका है उसका मालिक, रेलवे रिसीट या ट्रक के केस में लॉरी रिसीट या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रिसीट जब कई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो, रोड, रेल, एयर, सी वगैरह। लेकिन ध्यान दीजिए मेट रिसीट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स नहीं होती, ये एक कैप्टन ऑफ द शिप जारी करता है। तो पर्पस क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, बड़ा ही सिंपल सा है, ये एक प्रूफ है कि आपके पास आप सामान के मालिक हो, आपका पोजेशन या कंट्रोल ऑफ गुड्स है, या इससे आपको ऑथराइजेशन मिलती है फर्दर क्या करने की, सेल करने की, राइट। और आप सामान बेच सकते हो बिना सामान को दिए, दैट मीन्स बाय डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, या इंडोर्समेंट मीन्स जिसमें आपने फर्दर सेल करनी है, बायर का नाम लिख दिया। तो अब ये क्या क्या है, ये 2 कंडीशंस आप लेके चलेंगे हर इस पॉइंट में। एक है प्रोविजन टू सेक्शन 27, मतलब 27 में ही एक्सेप्शन है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट का डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर कि एक एजेंट है हु इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके पास अथॉरिटी क्या है, सामान बेचने की भी है, खरीदने की भी है, कंसाइन करने की भी है, इवन रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, मतलब गिरवी रख के भी वो लोन ले सकता है। तो इसलिए देखा जाए तो ये तो एजेंट है, मालिक नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कंडीशन पहली क्या है, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू या एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पास गुड्स या डेटॉग होने चाहिए एंड बायर एक्टिंग इन गुड फेथ। 28 में आता है सेल बाय अ जॉइंट ओनर या को ओनर, मतलब सामान के 2 मालिक हैं तो उनमें से कोई एक बेच सकता है बिना दूसरे से पूछे, कंडीशन वही दोनों रहेंगी। 29 में आता है सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई अवॉइड करता उससे पहले आपने क्या कर दी है, सेल कर दी है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं वॉइडेबल कब होता है, जब कंसेंट फ्री ना हो। जैसे बहरूपिया बन के मैंने आपकी दुकान में से ज्वेलरी ले ली उधार पे और आगे बेच दी, तो आगे बेच दी, मेरे पास सामान था, बायर एक्टिंग इन गुड फेथ, राइट। देन सेक्शन 30 में आता है सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, मतलब सेल करने के बाद भी सामान उसके पास पड़ा है तो कोई डाउट क्यों करेगा। या सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर सेल, मतलब जैसे गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस आपको मिले हैं तो आप फर्दर सेल कर सकते हैं अगर जो न्यू बायर है नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ। इसके साथ हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट उन्हें परफॉर्म करना है, सेक्शन 31 से 44 चैप्टर नंबर 4, जिसका मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स पे बेसिकली हम पढ़ेंगे। डिलीवरी की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 के अंदर आता है, मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। एंड सेक्शन 33 कहता है डिलीवरी कैसे होगी, बाय डूइंग एनीथिंग विच पार्टीज एग्रीड, मतलब डिलीवरी वैसे होगी जैसे पार्टीज ने क्या किया था, एग्री किया था, या कुछ ऐसा करना विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजेशन ऑफ बायर, की बायर के पास सामान जाए। तो इसी सेक्शन से हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल, सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव। तो एक्चुअल क्या है, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। सिंबॉलिक क्या है, कोई फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं है, तो ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स एज ए टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स ड्यू टू पर्टिकुलर नेचर ऑफ गुड्स, जैसे कार की डिलीवरी चाबी से। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मीन्स कोई चेंज ऑफ पोजेशन नहीं है, ये बाय एक्नॉलेजमेंट है या नोटिस है। जैसे गोदाम में सामान पड़ा है आपका, आपने बेच दिया, तो भैया जिसने खरीदा है उसने भी सामान वहां से निकालना नहीं है, तो वो गोडाउन कीपर बस एक एंट्री अब नए बायर के नाम पे कर देगा।
और सेक्शन 31 कहता है कि ड्यूटी ऑफ सेलर होता है डिलीवर करना, बायर की ड्यूटी है एक्सेप्ट करना। और 32 कहता है पेमेंट एंड डिलीवरी। नॉर्मली तो देखिए हम कहेंगे दे आर कॉन्करेंट, जिसका मतलब है साइमल्टेनियस अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रोवाइडेड, मतलब उधार की बात की गई हो तो अलग बात है। रूल्स ऑफ डिलीवरी सेक्शन 34 से 44 में आता है कि डिलीवरी के रूल्स क्या हैं। क्या हम पार्ट में डिलीवरी कर सकते हैं? देखिए सामान ज्यादा है तो 2-4 ट्रक इस तरह से इन प्रोग्रेस इकट्ठे चल रहे हैं तो कर सकते हैं, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। 35 में बायर की ड्यूटी आती है कि डिलीवरी डिमांड करना और आप एक रीजनेबल टाइम में डिमांड कीजिए। जनरल रूल यही है, अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रोवाइडेड। और सेक्शन नंबर देखिए आपका 36 जो आता है वो कहता है प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो जो प्लेस डिफाइंड होगा वहीं पे स्पेसिफाइड, और अगर नहीं डिफाइंड है तो दो बातें हैं। अगर सेल है तो जहां पे गुड्स वो थी एट द टाइम ऑफ सेल, और एग्रीमेंट टू सेल है जहां वो होंगी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, और फ्यूचर गुड्स में जहां वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस की जाएंगी। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी जनरल रूल ये है कि डिलीवरेबल स्टेट में जैसे तोलने का खर्चा, पैकिंग का, वो सारा सेलर का है, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बाहर का होगा। ये जनरल रूल है जब तक कुछ अलग से ना लिखा गया हो। और 37 कहता है कि भैया अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दी, जिसका मतलब है कम या ज्यादा, तो बाहर के पास ऑप्शन है या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले, या जितनी क्वांटिटी उसने कही थी जैसे ज्यादा आ गई तो उतनी रख ले, बाकी लौटा दे, राइट। और अगर उसको मिक्स्ड क्वालिटी दी जाती है तो पहली बात यहां क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी की बात है। क्वालिटी की डेफिनेशन आती है सबसेक्शन 12 में कि क्वालिटी का मतलब है क्या है, स्टेट और कंडीशन ऑफ गुड्स, उनकी स्थिति क्या है। तो यहां पे सेक्शन 37 कहता है मिक्स्ड क्वालिटी दी गई है। देखिए सेलर बाउंड है कि जो बात क्वालिटी की हुई थी वही दी जाए, इसलिए बायर क्या कर सकता है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है या पूरा को पूरा रिजेक्ट कर सकता है, वो उसके ऊपर ऑप्शन दी गई है। और 38 में कहता है कि डिलीवरी आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, जैसे 10 साबुन खरीदने दुकानदार रोज आपको एक देने आ जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, ये इनवैलिड रहेगा जब तक कॉन्ट्रेरी ना हो। 39 में कहता है डिलीवरी टू कैरियर, जिसे हम ट्रांसपोर्टर वगैरह कह देते हैं, तो ये अमाउंट्स टू डिलीवरी टू बायर। एक्सेप्शन इफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस ऑफ बायर, मतलब कैरियर को दे देना ही एक डिलीवरी है जब तक ये ना कहा जाए उसके घर पे पहुंचा दो। 40 में क्या है, रिस्क वेयर गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस, बहुत दूर सामान भेजना है, तो ये हमेशा बायर का रहेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेरी ना हो। 41 बायर का राइट है ऑब्वियसली डिलीवरी लेने से पहले उसको एग्जामिन करना, इसके लिए सेलर उसे क्या देगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिन देगा। 42 में मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, मतलब बायर किस तरह से गुड्स को एक्सेप्ट करेगा। तो पहली बात है जब उसके पास सामान आ गया, ही इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, जिस तरह से भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखा गया था उस। देन 43 में बायर्स ड्यू टू गिव नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, अगर वो डिलीवरी नहीं ले रहा है तो अगर लॉफुली वो रिजेक्ट कर रहा है, सामान सही नहीं है, तो उसे एक रीजनेबल टाइम में सेलर को नोटिस भी देना है। एंड 44 सेज रॉन्गफुल रिफ्यूजल ऑफ डिलीवरी बाय बायर, जानबूझ के डिलीवरी नहीं ले रहा है, तो स्वाभाविक है वो यहां पे ड्यूटी बाउंड था सामान लेने के लिए, जो हमने 42 में पढ़ा, राइट। तो इसलिए उसे डैमेजेस बेयर करने पड़ेंगे। इसके साथ हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 में, जो कि डील करता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। देखिए राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये चैप्टर 45 से लेके 54 तक है, लेकिन अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं वो दो चीजों के खिलाफ है। अगेंस्ट गुड्स ही नहीं है, उसके अगेंस्ट गुड्स भी हैं और उसके राइट अगेंस्ट बायर भी हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट अनपेड सेलर क्या है। स्वाभाविक है जिसको होल ऑफ प्राइस नॉट पेड और टेंडर ना दिए गए हैं, ना ही आपने ऑफर दिया है, या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक या बिल वगैरह दिया गया और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अगेंस्ट गुड्स उसके 4 राइट्स हैं, मेनली सेक्शन 46 है। तो पहला राइट है राइट ऑफ लियन, जिसे हम 46(1)(a) रेड विद सेक्शन 47 से 49 में पढ़ते हैं। लियन का मतलब क्या है, रिटेन कर लेना, क्या, गुड्स बिलोंगिंग टू अदर, अगर आपके पास है, इफ इन पोजेशन टिल योर लीगल ड्यूज आर पेड ऑफ। और 47 कहता है, जैसे सिंपल सी बात कह लीजिए, लियन टेलर को कपड़े सिलवाने दिए, स्टिचिंग चार्जेस नहीं देंगे तो वो रख सकता है। 47 साथ में क्या कहता है, अगर सामान बेचा गया है तभी सेलर रखेगा, अगर सामान बेचा गया है विदाउट स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, जिसका मतलब है अंडरस्टूड था कैश ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट टाइम खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तीसरा है बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 क्लॉज 8 में, who has ceased to pay his debts or cannot pay debts in the ordinary course of business, या तो दे नहीं सकता या सीज्ड है ही नहीं उसके पास।
48 कहता है अगर 5 डिलीवरी की गई है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर गुड्स के ऊपर लियन एक्साइज किया जा सकता है। एंड 49 डील्स विद टर्मिनेशन ऑफ लियन, लियन का हक कब सेलर का नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक है या तो उसने गुड्स क्या दे दिए हैं, कैरियर को दे दिए हैं विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल, जो हमने 25 में पढ़ा था। और दूसरी बात है बायर या उसके एजेंट ने पोजीशन ले लिया है। एंड तीसरी बात है सेलर ने अपना ये राइट वेव कर दिया है। सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं लेकिन स्टिल कोर्ट का ऑर्डर आपकी फेवर में आ गया, जैसे हम कहते हैं डिक्री फॉर प्राइस, स्टिल बायर सेलर का राइट ऑफ लियन रहेगा चाहे उसके पास डिक्री फॉर प्राइस आ गया है। तो सेकंड हमारा राइट सेलर का अगेंस्ट गुड्स बनता है अनपेड सेलर का सिट मींस स्टॉपेज इन ट्रांसिट, वो रास्ते में सामान रोक सकता है 46(1)(b) और सेक्शन 50 से 52 के अंदर। तो देखिए ये कहता है ये स्टॉपेज इन ट्रांसिट का राइट कब आएगा, जब सेलर पार्ट्स विद द गुड्स, मतलब सामान उससे किसको चला गया, कैरियर को चला गया और बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसलिए सेलर को राइट है टू रिज्यूम द गुड्स, जिसका मतलब है रीगेन या टेक ओवर कर लेना, क्योंकि अभी तक उसको उसके पैसे नहीं मिले हैं। एंड तो किस तरह से वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करेगा, इसके ऊपर आता है सेक्शन 52। तो नेचुरल है फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स टेक ओवर कर लीजिए या नोटिस दीजिए कैरियर को कि भैया सामान दे मेरे को, लेकिन देखिए रीडिलीवरी के एक्सपेंसेस अब सेलर को बेयर करना पड़ेगा। तो यहां एक चीज सीखने वाली ये आती है, जो कैरियर होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, मे होल्ड द गुड्स एज सेलर्स एजेंट। अगर वो सेलर का एजेंट है तो भैया ना तो लगेगा लियन, मतलब फिर तो लियन ही है, फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्यों लगेगा। अगर वो बायर का एजेंट है तो यहां पे तो एक तरह से हम क्या मान लेंगे कि डिलीवरी बायर को होगी, फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगेगा ही नहीं। कहने का मतलब है अगर कैरियर इंडिपेंडेंट कैरियर हो, ना बायर का ना सेलर का एजेंट, तभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट लगता है। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के ऊपर ही हम कनेक्टिंग सेक्शन देखें तो वो बनता है 51, जो डील करता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट कब तक है। तो जब नेचुरल है कि जैसे आपने कैरियर को सामान दे दिया है बायर को देने के लिए, तो जब तक उसके पास सामान है और बायर या उसका एजेंट ना ले ले तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट है। नंबर 2, अगर गुड्स रिजेक्ट कर दी है बायर ने, इसका यह मतलब नहीं कि ट्रांजिट खत्म हो गया है एंड सेलर ने भी वापस लेने से मना कर दिया है, खत्म नहीं होगा क्योंकि वो तो ट्रांसपोर्टर के पास ही है। और अगर गुड्स डिलीवर की जाती हैं शिप से और शिप अगर चार्टर किया है बायर ने, मींस उसने एक्सक्लूसिवली हायर किया था, तो हमें यहां देखना होगा क्या मास्टर ऑफ द शिप जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो देखो सिट लग जाएगा। अगर वो बायर का एजेंट है फिर तो क्या बन जाएगी, डिलीवरी। और ट्रांजिट कब एंड होता है, तो देखिए सबसेक्शन 2, 3 एंड 6 के ऊपर आ जाता है। इवन बिफोर गुड्स अराइव एट अपॉइंटेड डेस्टिनेशन इफ बायर टेक्स डिलीवरी, मतलब जो स्थान था उससे पहले भी बायर ने सामान ले लिया तो ऑब्वियसली ट्रांजिट तो खत्म हो गया। और इफ गुड्स अराइव एट अपॉइंटेड डेस्टिनेशन एंड बायर येट टू टेक पोजेशन इफ कैरियर एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही नाउ होल्ड्स गुड्स ऑन हिज बिहाफ, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है सामान, लेकिन अगर बायर ने अभी उससे उठाया नहीं है सामान, लेकिन कैरियर कहता है कि भाई साहब अब मैं आपके बिहाफ पे सामान होल्ड कर रहा हूं। तीसरी बात है कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू बायर, तो अगर वो नहीं दे रहा है बायर को तो तभी हम इसे मान के चलेंगे कि अब ट्रांजिट क्या हो गया, समाप्त हो गया। एंड सबसेक्शन 7 डील करता है कि भैया अगर 5 डिलीवरी की गई है बायर को तो स्वाभाविक है स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप रिमाइंडर के ऊपर भी लगा सकते हैं। तीसरा देखिए हमारा राइट आता है अनपेड सेलर का अगेंस्ट गुड्स, वो राइट है रीसेल का 46(1)(c) रेड विद सेक्शन 54 2 एंड 3। तो नेचुरल है जैसे आपने लियन या सिट एक्सरसाइज कर लिया है राइट, तो अब आप उसे रीसेल करेंगे अगर गुड्स क्या है, पेरिशेबल है, और आपने बायर को नोटिस भी दे दिया है कि भैया पैसे दे जा नहीं तो मैं बेचने जा रहा हूं, और अगर रीजनेबल टाइम में वो पैसे वगैरह नहीं देता है तो जैसे आप रीसेल करेंगे, रीसेल पे हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो जाए तो वो देखिए सेलर को ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ लॉस है तो वो बायर से आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपने बायर को नोटिस नहीं दिया गया फिर आपको उसे प्रॉफिट या सरप्लस हैंड ओवर करना पड़ेगा और कोई नुकसान हुआ है तो आप उसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। और रीसेल पे सबसेक्शन 3 कहता है नेचुरल है जो नया बायर है ही विल गेट अ गुड टाइटल। और 54(1) की भी अगर हम बात कर ले, देखिए सेल नॉट रिसाइंडेड जनरली बाय लियन और सिट, मतलब इसका मतलब नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म हो गया। एंड 54 सबसेक्शन 4 कहता है अगर सेलर ने अपना राइट ऑफ जो डिस्पोजल है या रीसेल है रिजर्व किया है और बायर डिफॉल्ट करता है तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो नेचुरल है यहां पे क्या हो गया, रिसाइंड हो गया या कह लीजिए कैंसिल हो गया। फोर्थ अनपेड सेलर का राइट क्रिएट होता है राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी 46(2) में। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है आप सामान को डिलीवर नहीं करेंगे क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले, ये तो ये इन एडिशन टू कह लीजिए लियन वगैरह हो गया है।
देन सेलर का राइट आता अगेंस्ट बायर, और यहां ध्यान दीजिएगा अगेंस्ट बायर जो है वो बेसिकली 3 तो आप केस कर सकते हैं, सेक्शन 55, 56 एंड 60 में, एक अलग से 60 में भी राइट आता है। तो सूट फॉर 55 है, प्राइस के लिए आप केस कर सकते हैं। अगर आपने गुड्स डिलीवर कर दिया है, प्रॉपर्टी भी बायर को चली गई है, वो पैसे नहीं दे रहा, आप केस कीजिए। और अगर सामान नहीं भी डिलीवर हुआ है, प्रॉपर्टी बायर को नहीं भी हुई है, तब भी आप केस कर सकते हैं अगर बायर ने उन्हें पर्टिकुलर डे पैसे देने थे लेकिन नहीं दिए हैं। 56 कहता है आप डैमेजेस ले सकते हैं बायर से, जैसे उसने क्या किया, रॉन्गफुल रिफ्यूजल या उसने सामान एक्सेप्ट नहीं किया। एंड 61 में आप उससे इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस ले सकते हैं फॉर डिले इन पेमेंट। अगर एग्रीमेंट में साफ लिखा था डिले होगा तो भैया ये इंटरेस्ट तो आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तब भी आप बायर को एक नोटिस देते हुए कि भाई साहब आप डिले कर रहे हो, और यहां कोर्ट ही ये आपको एक राइट देगा उससे इंटरेस्ट या स्पेशल डैमेजेस रिकवर करने के लिए। देयर आफ्टर रिवर्स देखिए क्वेश्चन क्रिएट होता हमारा बायर के राइट, तो वो भी 2 तरह के हैं, अगेंस्ट सेलर एंड बायर का राइट अगेंस्ट थोड़ा गुड्स भी हम कह सकते हैं। तो बायर भी केस कर सकता है, 3 सेक्शन है 57 में, वो डैमेजेस के लिए। डैमेजेस किसके लिए, अगर सेलर उसको डिलीवरी नहीं कर रहा सामान की। 58 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस सेलर सामान नहीं दे रहा तो वो कहेगा जो वादा किया था वो निभाया जाए, मींस रिक्वायरिंग सेलर टू डू व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड टू डू। एंड 61 में इंटरेस्ट के लिए, जो उसने एडवांस दिया था लेकिन उसको सामान नहीं मिला तो इंटरेस्ट उस पर मिलना चाहिए। देन बायर का राइट अगेंस्ट गुड्स देखिए क्या क्रिएट होता है, तो वो सब सेल या प्लेज, सब सेल हो गया, फर्दर सेल, प्लेज हो गया गिरवी रखना, वो कर सकता है चाहे अभी तक सेलर इज अनपेड, बट सेलर इज अनपेड राइट, क्योंकि अगर आपने पैसे पुसे दे दिए फिर तो जो मर्जी करो, लेकिन हम कह रहे हैं चाहे सेलर अनपेड है तब भी बायर का राइट है 53 में। ये कब है, कहता राइट ऑफ जो सेलर का था लियन या सिट का, वो टू कंटिन्यू अनलेस सेलर असेंट्स टू इट दैट इज गिव्स अप हिज राइट्स। मतलब अगर सेलर लियन या सिट एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो ठीक है, बायर आगे क्या कर सकता है, सब सेल या प्लेज। सो फर्दर सेल जो भी होगी तो न्यू बायर को हम कह रहे हैं नॉट टू गेट गुड टाइटल, नॉट इन ए पोजीशन बेटर देन दैट ऑफ सेलर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सेलर अनपेड है तो अगर आपने आगे सेल कर दी है तो नए बायर को एक प्रॉपर राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि अनपेड सेलर के उसके ऊपर राइट्स हैं। बट नो राइट ऑफ सिट विद सेलर इफ बायर हैज डटॉक, जो मैंने कहा था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अगर बायर के पास है, और इस सिचुएशन में सेलर को कोई स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं मिलेगा, और बायर ने क्या किया, सब सेल या प्लेज कर दी, और नया जो बायर है इफ ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ, तो इस सिचुएशन में उसे क्या मिल जाएगा, एक बेटर टाइटल मिल जाएगा अगर सेलर के पास सिट नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर बायर के पास क्या होना चाहिए, डटॉग। ये वही आ गया जैसे हमने एक्सेप्शंस में पढ़ा था, बीइंग अ नॉन ऑनर आप वैलिड सेल कर सकते हैं। 60 में भी देखिए बायर का राइट है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर। तो ये एक चीज किस पे आ गई, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 39 में पढ़ के आते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कहता है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है बायर ने तो सेलर के पास एक राइट निकल के आता है वेट टिल ड्यू डेट। मतलब ये सेलर का राइट है अगेंस्ट बायर। 3 हमने पढ़ लिए थे, वो केस करना प्राइस के लिए, इंटरेस्ट वगैरह के लिए। तो यहां पे ब्रीच किया है अगर उसने बिफोर ड्यू डेट, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे एंटीसिपेटरी ब्रीच, तो आप वेट कर सकते हैं टिल ड्यू डेट, और अभी रिसाइंड करके कैंसिल करके आप केस कर सकते हैं फॉर डैमेजेस के लिए। देखिए इसके बाद आखिरी चैप्टर जो हमारा आता है दैट इज मिसलेनियस, चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस, सेक्शन 62 से 66। तो 62 हमने पहले भी देख लिया था कि इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। 63 बात करता है रीजनेबल टाइम पे, विच इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस के ऊपर। 65 देखिए वो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, 66 की भी आज के दिन कोई यूटिलिटी नहीं है, रिपील हो गया, जिसका मतलब है खत्म कर देना, सेविंग क्लॉज, मतलब ये दोनों आप इग्नोर कर दीजिए आखिरी सेक्शन। देन एक कंसेप्ट आता है सेक्शन नंबर 64 के अंदर ऑक्शन सेल का, नीलामी जिसे कहते हैं। पब्लिक सेल है जहां बायर्स एक दूसरे को आउटबिड करते हैं और सेल किसको जाती है, हाईएस्ट बिडर को जाती है। ये एक सेल एक स्पेशल एजेंट से की जाती है जिसे हम कहते हैं ऑक्शनर।
तो प्रोसीजर क्या है, इसके लिए प्रॉपर एक एडवर्टीजमेंट आता है, राइट, जहां पे कैटलॉग प्रिंट किया जाता है, ये सामान है और कम से कम ये एक रिजर्व प्राइस रहेगा, और एक अपॉइंटेड डेट टाइम प्लेस आपको बताया जाता है। गुड्स एक लॉट्स में डाले जाते हैं, अलग अलग मतलब तरह से क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ जो भी बोली लगाएगा उसे बिड कहते हैं, उसे ऑफर हम मान के चलते हैं। और जैसे ऑक्शनर ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके लिए कस्टमरी मेथड क्या है, या तो फॉल ऑफ फैमर या वर्ड्स इस्तेमाल करना 1 2 3 गॉन या गोइंग गोइंग गॉन, जो भी कह लीजिए। उससे पहले आप चाहें तो रिवोक कर सकते हैं। एक नॉकआउट एग्रीमेंट आता है जहां कुछ लोग एक कॉम्बिनेशन बना के कि कंपटीशन को एलिमिनेट किया जाए, तो उसे हम नॉकआउट एग्रीमेंट कहते हैं। प्रीटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या है, जहां सेलर ही अपनी तरफ से अपने डमी बिडर क्रिएट कर देता है ताकि प्राइस को शूट किया जाए, तो एक तरह से फ्रॉड की तरह हो जाता है। तो यहां पे अवॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बायर। इसके बाद देखिए सेक्शन नंबर 64A कहता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, सेक्शन नंबर 64A कहता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज टैक्सेस, मतलब मेन वर्ड है टैक्सेस। मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया लेकिन टैक्स क्या हो गया, या तो बढ़ गया या घट गया। बढ़ गया घट गया तो नेचुरल है, बढ़ गया तो आप बायर से लोगे, ऐड करोगे अमाउंट में, घट गया तो आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेरी ना लिखा हो, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता इन द इवेंट ऑफ एनी टैक्स ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 2, कौन से टैक्स, यहां इनडायरेक्ट टैक्सेस की देखिए ध्यान रखिएगा बात की गई है, यहां कोई इनकम टैक्स की बात नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आप सारे जानते भी होंगे, जैसे आप कहते हो कस्टम्स, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज जो प्रोडक्शन पे लगता है, या सेल और परचेज पे आप सारे जानते हैं जीएसटी। तो कहता अगर क्या हुआ, कोई टैक्स या तो अब पहले नहीं था, लगा दिया गया इम्पोज्ड, या बढ़ा दिया गया, या घटा दिया गया, या रिमिट मीन सरकार ने लौटा दिया है। आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, राइट, लेकिन कोई स्टिपुलेशन नहीं है एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स, वेदर टैक्स चार्जेबल और नॉट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई टैक्स की बात नहीं की गई है, और उस समय जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ टैक्स लगना भी था या नहीं लगना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता सिंपल सी बात है, अगर सरकार ने टैक्स इंपोज कर दिया या बढ़ा दिया, सेलर क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, सेलर क्या करेगा, मे ऐड टैक्स इन द अमाउंट पेड और पेबल एंड इंटाइटल टू बी पेड, उसका हक है, और वो इसके लिए केस करके रिकवरी भी कर सकता है, क्योंकि तो सरकार को जाना है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। इसी तरह से अगर टैक्स डिस्क्रीज या रिमिटेड हो गया तो बायर क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। बायर कहेगा भैया इतना पैसा माइनस करके दूंगा, टैक्स कम हो गया, सरकार ने कह दिया है कि हम रिमिट करें, मीन्स माफ कर रहे हैं, तो इसलिए ही शैल नॉट बी लायबल टू पे और बी स्यूड फॉर सच डिडक्शन। ना वो लायबल है, ना ही आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन 64A की टैक्स का अमाउंट घटना या बढ़ना हो गया, बढ़ गया तो आपको ज्यादा देना पड़ गया, घट गया तो बायर उसे डिडक्ट कर सकता है। तो इसके बाद देखिए हमने ये सारा पढ़ लिया है, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। तो देखिए पहले 3 पॉइंट में हमेशा कहता हूं मेस, राइट, तो सेल एक कंप्लीटेड है, जबकि ये कंडीशनल एग्जांपल हमने कर लिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल में तुरंत होगा, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर होगा। टाइप ऑफ गुड्स यहां क्या होते हैं, ओनली एग्जिस्टिंग या स्पेसिफिक गुड्स के लिए, जो कि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होते हैं, फ्यूचर एंड कॉन्टिजेंट गुड्स होते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल देखिए कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि दोनों ने अपना काम कर दिया, जबकि वहां क्या है, एग्जीक्यूटरी है। यहां क्रिएट होता है जस्ट इन मतलब राइट अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड, जबकि ये क्या है, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है तो बायर का सेलर के ऊपर राइट, सेलर का बायर पे। रिस्क ऑफ सेल, क्योंकि सेल हो गया तो बायर का होगा, वरना सेलर का। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच क्या है, सेलर केस कर सकता है प्राइस के लिए, और बायर क्या ले सकता है, डैमेजेस। सेलर रीसेल नहीं कर सकता, लेकिन बायर खरीदने के बाद तो देखिए स्वाभाविक है बेच सकता है। तो मेनली इसमें ये पॉइंट आते हैं। दूसरा एक आखिर में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। देखिए हायर परचेज क्या है, एक एग्रीमेंट है जहां पे ऑनर जो है वो अपना सामान किराए पे, हायर पे दे रहा है किसी और व्यक्ति को, जिसे हम यहां क्या कहते हैं, हायर परचेजर जो खरीद रहा है, या हम उसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम हायरर भी कह सकते हैं, कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे। तो इसलिए ऑनरशिप सेल में तो तुरंत होती है, और जबकि हायर परचेज में कब होगी, फ्यूचर में होगी। पार्टीज का नाम आपको पता चल ही गया। तो सेल में आप एज ए बायर ओनर बन जाते हैं, लेकिन हायर परचेज में आप बेली रहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज आपके पास आई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बना। सेल में सेलर जो बायर है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एब्सोल्यूट था, लेकिन हायर परचेज में हायर परचेजर के पास ऑप्शन है,
वो सारे इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो उसको किराया मान लिया जाता है। आप सारे इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो आप क्या बन जाओगे, मालिक बन जाओगे। इसलिए इंस्टॉलमेंट को हम यहाँ हायर चार्जेस कहते हैं, जबकि सेल में अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो तो परचेज प्राइस रिड्यूस हो रहा है। देखिए हायर परचेज है तो एक एग्रीमेंट हो गया ना, इंस्टॉलमेंट में पैसा दोगे, सारी दे दोगे तो मालिक बन जाओगे, वरना रेंट है। तो यहाँ एक डीड होना जरूरी है, जबकि सेल में जरूरी नहीं है। तो इसलिए हायरर आगे प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता जब तक वो सारी पेमेंट्स कर ना दे, तब तक वो रीसेल वगैरह नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसलिए जो सेलर बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, सेल में देखिए सेलर को एक रिस्क लेना पड़ता है अगर उसे पैसे नहीं मिले और इस दौरान बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, राइट, क्योंकि प्रॉपर्टी ले जाएगा ऑफिशियल रिसीवर। लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं होगा। तो इसके साथ मेरी तरफ से ये फर्स्ट रिवीजन थी। आई होप सो आपको इससे कुछ यूटिलिटी मिले। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।